अटेंडेंस का अभी आप मत मुझे चैट बॉक्स में लिख के, मैं अटेंडेंस वैसे भी आपकी लूँगा अभी, तो इसलिए आप लोग अभी वेट करें। मैं आपको कह रहा हूँ आप लोग वेट करें, आप लोग सुन ही नहीं रहे। प्लीज़ वेट करें, सबको आने दें, उसके बाद मैं अटेंडेंस वर्बली लूँगा। सो प्लीज़ अभी चैट बॉक्स के अंदर अपने नाम और अपने आईडीज़ लिखना बंद कर दें अभी। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं? 14 स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जो है वो बिलाल है, और आप लोग मुझसे पहले भी काफ़ी स्टूडेंट्स आप लोग का फेमिलियर हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को इंजीनियरिंग फिज़िक्स की लैब जो है वो पढ़ाई थी। तो इस सेमेस्टर जो है वो इंशाल्लाह हमारी जो लैब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी FE लैब, दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीक जो है वो हम लोग अपनी लैब जो है वो कंडक्ट नहीं कर सके थे, क्योंकि ऑफिशियली जो है वो हीट ने एक ऑफ दे दिया था हम लोग को ड्यू टू हैवी रेन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की वजह से हम लोग जो है वो अपनी लैब्स कंडक्ट नहीं कर पाए थे। तो कोशिश यही होगी कि फ्यूचर के अंदर आप लोगों को डबल लैब्स हम लोग करवा के उस चीज़ को जो लॉस हमारा हुआ है उसको जो है हम लोग ओवरकम कर लें, ताकि आप लोग जो है वो स्मूथली जो है वो अपनी लैब्स टाइम पर जो है ख़त्म कर सकें। वरना तो क्या होगा कि आप लोग जो है लैब्स जो है वो टाइम पे ख़त्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग ऑफिशियली स्टार्टिंग दिस लैब, लैब के कंटेंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसके लैब के जो मार्क्स का ब्रेकअप है मैं उसके तरफ थोड़ा फोकस करूँगा। उसके बाद ये है कि थोड़ी देर में मैं अटेंडेंस भी लूँगा, और उसमें ये है कि मैं एक बाय वन करके सबका नाम लूँगा, और आप लोग अपने माइक्स को अनम्यूट करके अपनी प्रेजेंस या एब्सेंस जो भी आप लोग हैं, अगर तो अपना नाम यस या नो में मुझे कह दीजिएगा। ठीक है, तो बल्कि एक काम ये करते हैं कि लैब को स्टार्ट करने से पहले ही अटेंडेंस हम लोग ले लेते हैं, ताकि उस मरहले से जो है हम लोग जो है वो फ्री हो जाएं। ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस का तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि पहले तो मैं क्लास की स्टार्टिंग में एक अटेंडेंस लूँगा, उसके बाद एक अटेंडेंस होगी क्लास के एंड में, ताकि डबल चेक किया जा सके कि कोई बच्चा जो है वो क्लास के दौरान चला तो नहीं गया, और अगर किसी की लाइट चली गई या कोई और मसला हो गया तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो मुझसे कांटेक्ट करके मुझे बताएंगे कि सर मेरा ये मसला हो गया था जिस वजह से मैं क्लास से चला गया था। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास मेरा नहीं है तो मैं अभी चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आप क्लास से बाहर किसी वजह से जो है वो चले गए, अगर आपकी लाइट चली गई या कोई और इशू हो गया या कोई और मसला हो गया, तो आप लोग मुझे जो है फ़ौरन जो है व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप क्लास के दौरान जो है किसी भी वजह से क्लास छोड़ कर जा रहे हैं या कोई मसला हो गया, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लाजमी इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कौन बच्चा जो है वो क्लास के अंदर मौजूद है और कौन बच्चा जो है वो क्लास के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब जो है मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, तो वन बाय वन करके आप लोग जो है अपने माइक्स को अनम्यूट करके प्रेजेंट या एब्सेंट जो भी है वो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो एक मिनट। अच्छा, मोहम्मद सादेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है? मोहम्मद सादेन, प्रेजेंट सादेन प्रेजेंट या एब्सेंट? प्रेजेंट हो गई। अनस महमूद, प्रेजेंट सर। मेहरान अब्बासी, हाँ काशान बोलो। काशान आपने हैंड रेस किया? अच्छा, शारिक, प्रेजेंट शा- सर। सही है। उसामा बशीर, प्रेजेंट सर। ठीक है। ये आपकी, क्योंकि असल में इस क्लास के अंदर दो आईडीज मर्ज हैं, तो इस वजह से जो है आपको ये छोटी ही लग रही है। दूसरी शीट भी मेरे पास है तो मैं वो खोल रहा हूँ।
ठीक है। अच्छा, सादिया नासिर, Present, sir. मोहम्मद हसनैन शाहिद, नहीं है मेरे ख्याल से। Present, sir. नहीं, आपका तो हो गई प्रेजेंट, मैं हसनैन शाहिद की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद आमिर, रमशा, Present, sir. माज बिन शफीक, प्रेजेंट है। अब्दुल वहाब जमान, Present, sir. मोहम्मद दानियाल सिद्दीकी, सैयद मोइज अली मसरूर, मोहम्मद अली, उसामा अफजल, सुहाना यूनुस, Present. तंजील, Present, sir. मुश्तबा इनायत भी थे। Present, फाहम, sir. फाहम है। Present. राना अजहर अब्बास, Present. खुशबख्त, खुशबख्त है। काशान भी थे अभी। शुमाइला जफर है। Present. माहीन Present, sir. और अनीबा। ठीक है, तो ये आपकी जो अटेंडेंस है वो मैं एक दफ़ा क्लास की एंड में वापस ज़रा रीचेक करूँगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन क्लास के अंदर था, क्लास के अंदर है, और कौन क्लास से चला गया। ठीक है, तो अब मैं जो है फॉर्मली लेक्चर का स्टार्ट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड सेमेस्टर की जो आपकी एक बहुत ही क्रूशल लैब है जो आप लोगों के लिए, डैट इज़ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ योर बेसिक्स लैब, जो आपकी आने वाली लैब्स जो आप इंशाल्लाह आगे अपने सेमेस्टर्स में अटेंड करेंगे, उसके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, जिस तरीके से घर की फाउंडेशन होती है ना, जिस तरीके से घर की बेस बनती है, बिल्डिंग बनने से पहले क्या ज़रूरी होती है, बेस बनना। तो उसी तरीके से जो आपकी डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, वो एक फाइनल आपकी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग बनने से पहले आहिस्ता आहिस्ता आपकी बेस जो है ना वो डेवलप की जा रही है। पहले आप लोगों ने एलसीए की लैब पढ़ी, इंजीनियरिंग फिजिक्स की लैब पढ़ी। ठीक है, अब उससे एक स्टेप फर्दर जो आप लोग बढ़े, तो अब आप लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब। ठीक है जी, तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग पढ़ेंगे। अब मैं इसकी तरफ फॉर्मली बढ़ने से पहले आपको आपकी लैब का जो मार्क्स का ब्रेकअप है उससे वाकिफ़ करवा दूँ, ताकि आप लोगों को एक चीज़ क्लियर रहे कि आपको किस तरीके से लैब को लेके चलना है। ठीक है, जिस तरीके से आपको पता है कि टोटल 100 मार्क्स की लैब होती है आपकी, आउट ऑफ 100 मार्क्स 30% इज़ अवॉर्डेड टू लैब मैनुअल्स। ठीक है, लैब मैनुअल्स की जो परसेंटेज है, जो वेटेज है, डेट इज़ 30%। अच्छा, क्योंकि अभी सेमेस्टर जो है वो ऑनलाइन 15 तक कह रहे हैं, 15 तक ऑनलाइन चलेगा, बट क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि 15 तक खुले या ना खुले, तो इसलिए अपने आप को मेंटली इस तौर पर इस तौर पर तैयार रखें कि अभी ऑनलाइन हमें करना है काम। ठीक है, तो ऑनलाइन इसको आप लेके चलेंगे। तो लैब मैनुअल जो है आप एलएमएस पर ही, जिस तरीके से अगर आप लोग को याद हो इंजीनियरिंग फिजिक्स में आप लोग लैब मैनुअल जो है वो एलएमएस पर सबमिट करवाते थे, इसी तरीके से आपको इस लैब के अंदर भी लैब मैनुअल्स जो आप लोग अपने सबमिट कराएंगे, आया आप लोग उसको वर्ड पर टाइप करें, आया इसको आप अपने हैंड रिटन करें, वो आपको एलएमएस पर सबमिट करवाने हैं। और हर लैब के लिए आपके पास 1 वीक का टाइम होगा। 1 वीक से मुराद ये है कि जैसे फर्ज करें आपकी आज लैब नंबर 1 हुई है, तो लैब नंबर 1 सबमिट करने का टाइम जो होगा वो नेक्स्ट फ्राइडे तक होगा। ठीक है, तो हर फ्राइडे टू फ्राइडे आपको अपनी लैब जो है वो जमा करवानी होगी एलएमएस पर। बस एलएमएस का टाइम जो है वो आपको अपने एलएमएस बार बार चेक करते रहेंगे, और जो भी एलएमएस की डेडलाइन है उसका उससे आपको जो है वो अपने आप को मतलब ये है कि अवेयर रखना है, और उसी टाइम लिमिट के अंदर जो है वो आपको अपनी लैब्स को जमा करवाना है। ठीक है,
कोशिश कीजिएगा कि इस बार जो है कोई मसले मसाइल ना हो और वक्त पे आप सारे बच्चे जो है वो अपनी लैब्स जमा करवाएं। अच्छा, एक मिनट, हसनैन शाहिद आ गए। हसनैन शाहिद ये रहे। मोहम्मद आमिर, ठीक है जी। तो 1 वीक का टाइम आपके पास होगा हर लैब मैनुअल के लिए। सो जस्ट फोकस ऑन द टाइम एंड सबमिट ऑल योर लैब मैनुअल्स ऑन टाइम, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद लैब एग्जाम आपको पता है कि वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी लैब का, तो वो उसका भी 30% वेटेज है, ठीक है। 30% इज फॉर लैब मैनुअल्स एंड 30% इज फॉर लैब एग्जाम। अब आ जाए आपका लैब का प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब लैब का प्रोजेक्ट जो है ना, दैट इज 40%। 40% इज अ वेरी क्रूशल परसेंटेज, और आप लोगों को इस चीज़ पर जो है ना फोकस ज़्यादा रखना है। अब क्योंकि आप लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब पढ़ रहे हैं, तो प्रोजेक्ट जो है ना वो हल्का फुल्का नहीं होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट शुड बी समझे कि हैवी वन। अच्छा, प्रोजेक्ट का जो भी आपकी एसओपीज हैं, एसओपीज से बता दिए कि जितने भी ग्रुप, जिस जिस ग्रुप में आपको काम करना है, या किस किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं, या किस डोमेन के अंदर रहते हुए आपको काम करना है, और हर ग्रुप में कितने मेंबर्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कितने मतलब सॉफ्टवेयर होगा या ये हार्डवेयर होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इन फॉर्म ऑफ एसओपी जो है इंशाल्लाह मैं संडे से मुराद ये है कि परसों तक मैं आपकी एलएमएस पर अपलोड कर दूंगा, और आपको एसएमएस के जरिए इन्फॉर्म कर दूंगा कि बच्चों ये जो आपकी प्रोजेक्ट है, लैब प्रोजेक्ट, उसकी एसओपी जो है वो मैंने एलएमएस पर अपलोड कर दी है। आप लोग जाके संडे तक उसको चेक करके, और उस लिहाज से मुझे जो भी प्रपोजल्स वगैरह जमा करवाने, क्योंकि प्रपोजल्स के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग पता है कि इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने इसी तरीके से किया था, बट उसके अंदर हम लोगों ने चेंज किया था क्योंकि हम लोग ऑनलाइन बाद में आए थे, तो हम लोगों ने आपको एक टास्क दे दिया था जो आप लोगों ने जमा करवाया था। बस इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मोस्ट प्रोबेबली आपका जो काम होगा वो हार्डवेयर बेस्ड होगा या सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, ठीक है। तो दोनों भी हो सकते हैं और वन साइडेड भी हो सकता है। सो अपने आप को मेंटली तैयार रखें कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या दोनों चीज़ों पर काम करना होगा, सही है। सो जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास लैब मैनुअल की परसेंटेज, लैब एग्जाम की परसेंटेज, एज वेल एज लैब प्रोजेक्ट की परसेंटेज जो है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ये इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ये आप लोगों की एफई की जो है वो थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। एफई की यस सर। स्टार्ट हो गई हैं, गुड। तो उसमें कहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया? Yes, sir. क्लियर नहीं आ रही है बस। सर सेमीकंडक्टर डायोड तक अभी तो सही से समझ गया मैं, ठीक है, फॉरवर्ड और गुड। रिवर्स बाइस वो उसका पढ़ा है अभी, रियल एंड आइडियल डायोड। सही, गुड, ठीक है, ठीक है, समझ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम अपनी लैब की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो लैब नंबर 1 है आपके कोर्स की, वो बहुत ही वो सिंपल सी लैब है, और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बट उसने बस समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एक लैब डिज़ाइन की गई ताकि आप लोग को बस ये कि काफ़ी चीज़ों से जो है वो बस ये कि अवेयर किया जाए। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी कोई आप नई लैब स्टार्ट करें, ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना वो लैब का टाइटल जो है आपके, जो भी आप लैब स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो एलसीए की लैब हो, चाहे वो कोई भी लैब हो, चाहे वो एफई की लैब हो, चाहे वो ईपी की लैब हो, कोशिश ये किया करें कि जो भी आप लैब स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसकी हेडिंग को एक अच्छी तरीके से जो है ना एक क्विक रिव्यू करें कि आप बेसिकली इस कोर्स के अंदर, या जो एक नई जर्नी आपने शुरू की है, जो एक नया सफर आपने शुरू किया है, इसमें आप क्या पढ़ने जाएंगे और इसमें आप क्या 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 चीजें जो है वो पढ़ेंगे। तो आपकी जो लैब का टाइटल है दैट इज फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा भाई, अब इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है, और रियल डायोड, आइडियल डायोड, तो पहला मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि
सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही क्यों? अच्छा, और इस सवाल से पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों ने एलसीए के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़े हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, पढ़े या नहीं पढ़े? एलसीए के अंदर आर, एल और सी के सर्किट्स पढ़े आप लोगों ने या नहीं पढ़े? एनीवन? जस्ट माइक्स अनम्यूट करें और जवाब दें। बिल्कुल पढ़े, ठीक है। तो एलसीए के अंदर आप लोगों ने आर, एल और सी के सर्किट जो है वो बखूबी पढ़े भी हैं। अच्छा, और आप लोग इस बात से भी बहुत अच्छी तरीके से अवेयर हैं कि आर, एल और सी जो है वो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं, मतलब एज अ फिल्टर यूज कर सकते हैं, एज अ स्विच यूज कर सकते हैं। तो जब हमारे सारे काम आर, एल और सी से पूरे हो रहे थे तो डायोड की तरफ और बीजेडी की तरफ बढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई हमें? मतलब why are we studying a diode? Can anyone answer my query? Why are we moving towards the study of diode? डायोड की ऐसी क्या इंपॉर्टेंस आ गई कि हमें डायोड पढ़ना पड़ गया? Anyone? किसी को जो भी जहन में आ रहा हो वो बस शेयर करें। अच्छा, इस बात का जवाब ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल स्विच अचीव कर सकें। डायोड जिस तरीके से आप लोगों को बताया कि डायोड इज अ सर्टेन डिवाइस जिसकी बैरियर पोटेंशियल या फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? कितना होता है भाई? डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? नहीं पता? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो? जी सर, आ रही है। ठीक है। तो डायोड का जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज 0.7 वोल्ट्स। 0.7 वोल्ट से ऊपर अगर मैं डायोड को अप्लाई करूंगा तो डायोड एक्ट्स एज अ कंडक्टिंग पाथ या क्लोज स्विच। और अगर मैंने 0.7 वोल्ट से नीचे वोल्टेज दिया तो देन माय डायोड विल नेवर कंडक्ट एंड एक्ट एज एन ओपन स्विच। ठीक है जी। तो हो क्या रहा है कि हम लोग जो इस डायोड के जरिए अचीव करना चाह रहे हैं वो ये अचीव करना चाह रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू अचीव एन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक स्विच। अच्छा, अब ये मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि डायोड जो है दैट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, सही है? सेमीकंडक्टर क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस? सर, जो कि कंडक्टेंस की और इंडक्शन की दोनों की प्रॉपर्टी रखता हो, मतलब इंसुलेटर क्या नहीं कि करंट फ्लो भी करवाता है और नहीं भी करवाता। बिल्कुल, वेरी गुड। शारिक ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होती है ना वो डिवाइस ऐसी होती है कि जो कि एज अ कंडक्टर भी बिहेव कर सके और एज अ इंसुलेटर भी बिहेव कर सके। ठीक है। अब अच्छा, एक और बात ये कि पीरियोडिक टेबल की कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स ज्यादातर सेमीकंडक्टर होते हैं? सर दो एलिमेंट्स हैं जो सेमीकंडक्टर होते हाँ? हैं। सर दो 3 से एलिमेंट हैं 5 तक, 3 से 5 तक, ग्रुप 3 4 5 तक। ग्रुप 4 के नहीं होते? नहीं सर, ग्रुप 3 और ग्रुप 5 के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप जो होते हैं। नहीं, मैं आज मेरा सवाल नहीं समझा। नहीं सर, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। वेरी गुड। और सिलिकॉन और जर्मेनियम के आउटर वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 4। तो वो कौन से ग्रुप के होते हैं? 4 ग्रुप 4 के बिल्कुल। होते हैं। मैं अभी इम्प्योरिटीज की बात नहीं कर रहा शारिक, मैं अभी बात कर रहा हूँ कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं जैसे सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया, वो कौन से ग्रुप के होते हैं? कौन से ग्रुप से मुराद ये है कि उनके आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, क्योंकि
जितने आउटर Sir, वैलेंस 32 इलेक्ट्रॉन्स and होंगे वो 18. बेसिकली इसके ग्रुप को डिनोट कर रहे होंगे। सही है। अब क्योंकि मेरे पास मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स के अंदर जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाना आसान होते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, जबकि जो इंसुलेटर्स हैं उनके अंदर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर, तो वो कंडक्शन बैंड के अंदर इतनी आसानी से मूव नहीं कर पाते, जिस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि इंसुलेटर्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या चूज किया, हमने जो डायोड के लिए जो डिवाइस चूज की, दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर जो कंडक्शन होती है ना वो कंट्रोलेबल होती है। कंट्रोलेबल से मुराद ये है कि अगर मैंने 0.7 वोल्ट से ऊपर दिया तो देन माय डायोड इज इन द कंडक्टर रीजन। अगर मैंने 0.7 वोल्ट से कम वोल्टेज दिया तो देन आई एम इन द इंसुलेटर रीजन। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस ऐसी डिवाइस है जो कि एज एन इंसुलेटर भी काम कर सकती है और एज अ कंडक्टर भी काम कर सकती है। तो ये बेसिकली डायोड का एक सिंपल सा आपको एक ओवरव्यू दिया है। मकसद ये था कि मैं आपको जो आपका हेडिंग है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे अवेयर कर सकूं कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये है भाई कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप लोग ऐसे कंपोनेंट्स और डिवाइसेस पर काम करेंगे या इस पे आप लोग एनालिसिस करेंगे जो कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ वोल्टेज स्केल पर काम करते हैं। आगे बात समझ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ऐसी डिवाइसेस, ऐसी कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि ज्यादातर डीसी वोल्टेज पे काम कर रहे हैं और वो भी लिमिटेड वोल्टेज के। लिमिटेड वोल्टेज से मुराद ये है कि कम वोल्टेज, ठीक है, मतलब एक वोल्टेज की लिमिट होगी 20 वोल्ट 25 वोल्ट, इससे ज्यादा मैं उस डिवाइस को नहीं दे सकता। अगर मैंने उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट दिया तो होगा क्या कि वो डिवाइस जल जाएगी और वो डिवाइस जो है वो खराब हो जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट स्केल पर काम कर रहे होते हैं। अब आप लोग जो इस लैब के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर फोकस करेंगे वो तीन है। कौन कौन से? डायोड है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है और मॉसफेट है। ठीक है, तो ये तीन डिवाइसेस आप लोग जो है वो इस लैब के अंदर फोकस करेंगे। उनके आईवी कर्व्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके आउटपुट, सब चीजें जो है वो इंशाल्लाह आगे आने वाली लैब्स में हम लोग फोकस करेंगे। बट दिस लैब नंबर 1 जो है वो बहुत ही सिंपल सी लैब है और इस लैब का टाइटल क्या है? ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट। अच्छा, अब मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे डायोड हो गया या बीजेटी हो गया या मॉसफेट हो गया, इनकी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके आउटपुट्स, इन सबको एनालाइज करना है। अब अगर मुझे किसी सिस्टम का रिस्पॉन्स या किसी सिस्टम का आउटपुट चेक करना है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उसको इनपुट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस लैब के अंदर हम लोग उन इक्विपमेंट्स, उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के साथ यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, और किस लिए यूज करते हैं? टू पावर देम एंड टू एनालाइज देयर आउटपुट्स। आ रही बात समझ? अच्छा भाई, तो इसमें कुछ इक्विपमेंट्स के नाम दिए हुए जैसे मल्टीमीटर, पावर सप्लाई, फंक्शन जनरेटर, ऑसिलोस्कोप and other primary electronic lab instruments with suitable examples. So this lab will focus on the primary electronic lab instruments that you will be using in your lab to provide input to your electronic devices and to study their responses. आगे बात समझ, इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर आपको डायोड का आईवी कर्व देखना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको डायोड को वोल्टेज देना पड़ेगा। तो डायोड को वोल्टेज हम कहाँ से देंगे? पावर सप्लाई के जरिए। और अगर मुझे डायोड का रिस्पांस या वोल्टेज चेक करना है तो कहाँ से चेक करूंगा? मल्टीमीटर के जरिए। तो इसमें से काफी ऐसे डिवाइसेस हैं या काफी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक लैब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप लोग पहले भी यूज कर चुके हैं। ठीक है, एलसीए में यूज किया होगा या ईपी में यूज किया होगा, बट आप लोगों ने वो यूज किया हुआ होगा। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके आप लोगों से पूछूंगा कि मल्टीमीटर जो होता है, मल्टीमीटर हम लोग क्यों यूज करते हैं? कोई मुझे बता सकता है कि मल्टीमीटर का क्या क्या मकसद होता है?
एनीवन? सर वोल्टेज और करंट चेक करने के लिए। सिर्फ वोल्टेज और करंट? सर रेजिस्टेंस भी। वेरी गुड, Resistance रेजिस्टेंस भी, भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल, तो मल्टीमीटर जो होता है, क्योंकि इसका नाम क्या है, मल्टी, मल्टी का मतलब ये कि मल्टीपर्पज है ये ना सिर्फ वोल्ट मीटर है, ना सिर्फ एम मीटर है, ना सिर्फ ओम मीटर है, दिस इज अ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का मतलब ये कि दिस इज अ मल्टीपर्पज डिवाइस। मल्टीपर्पज से बना दिया है कि आपका ये क्या रेजिस्टेंस भी आपको निकाल के दे सकता है, इसके अलावा वोल्टेज भी दे सकता है, इसके अलावा करंट भी दे सकता है, इसके अलावा अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको डायोड का वोल्टेज ड्रॉप चेक करना है 0.7 वोल्ट्स, वो भी आप इसे चेक कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर से आप काफी काम कर सकते हैं। अच्छा, पहली बात जो मुझे थोड़ी सी समझानी है वो ये कि क्योंकि ये सारी की सारी लैब्स जो हैं वो डिजाइन की गई थी हार्डवेयर बेस को मद्देनजर रखते हुए। हार्डवेयर बेस से मुराद ये है कि ऑनलाइन का उस वक्त तस्वर नहीं था, क्योंकि ये सारी की सारी लैब्स जो है वो फॉल 2019 के अंदर जो है वो परफॉर्म करवाई थी इन हार्डवेयर फॉर्म के अंदर। ठीक है, अच्छा, खुशबक आ गई हैं, और इसके अलावा एक और बच्चा भी आया था, इसके अलावा कौन आया था, मोहम्मद अली आया था। अच्छा, खुशबक और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, ठीक है। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि आपके जो भी लैब्स डिजाइन की गई है ना वो बेसिकली जाहिर सी बात है, कोविड जो है वो 2020 के अंदर पाकिस्तान में एंटर हुआ है, बट 2019 के अंदर जो है वो स्मूथली लैब जो है वो लैब हार्डवेयर के अंदर कंडक्ट की जा रही थी। सो ये जितनी भी लैब्स डिजाइन की गई है ना वो हार्डवेयर को मद्देनजर रखते हुए की गई है, बट क्योंकि हम लोग अभी हार्डवेयर फेज में नहीं है, हम लोग अभी सॉफ्टवेयर फेज में है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो हर लैब में कर रहे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो लैब हमें पहले ब्रेड बोर्ड पर डिजाइन करनी थी वो जाहिर सी बात है ब्रेड बोर्ड पे हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उसका ऑल्टरनेट हम लोग सॉफ्टवेयर पे करें। तो पहली बात जो मुझे आपको ये बतानी है कि आपकी एलएमएस के ऊपर जो है ना, एलएमएस के वीक वाइज सेक्शन के अंदर अच्छा, आप में से मुझे ये बताइए कि आप में से कौन कितने कितने बच्चे जो है वो प्रोटीएस यूज कर चुके हैं, या प्रोटीएस का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? प्रोटीएस का नाम सुना है आप लोगों ने? प्रोटीएस क्या होता है? या मल्टीसिम का नाम सुना है? यस सर, ये एलसीए में हम लोगों ने इस पे ही वर्किंग की थी, प्रोटीएस पे? मल्टी सिम पे। अच्छा, ठीक है, प्रोटीएस भी था लेकिन मल्टी सिम मोस्ट कॉमन यूज था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोटीएस और मल्टीसिम बेसिकली क्या है, ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप मुख्तलिफ सर्किट्स, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो सिमुलेट कर सकते हैं, और मतलब मुख्तलिफ जो है अपने डिवाइसेस के रिस्पॉन्सेज और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसका एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस लैब के लिए आप लोग अगर मल्टीसिम है तो मल्टीसिम भी यूज कर सकते हैं, बट मैं जो है वो प्रोटीएस जो है वो यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादातर। तो आप लोगों को एडवाइजेबल ये है कि मैंने जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोटीएस का एक लिंक डाल दिया है। आप लोग अपने लैपटॉप्स पर या पीसी पर यहाँ से जो है इस पर क्लिक करके प्रोटीएस अपने पास जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसके बिल्कुल नीचे जो है वो एक वीडियो ट्यूटोरियल भी आपके लिए दिया हुआ है, क्योंकि कभी हो सकता है कि अगर आप इस लिंक से प्रोटीएस डाउनलोड तो कर लें, बट आपको लाइब्रेरीज का इशू आ रहा हो, तो लाइब्रेरीज का अगर इशू आ रहा है आपके पास, तो इसको डाउनलोड करने के बाद एक दफ़ा ये वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपके पास कोई मसला ना हो और आपके पास प्रोटीएस जो है वो बिल्कुल एफिशिएंटली जो है वो वर्क कर रहा हो। ठीक है जी। तो प्रोटीएस जो है आप सबके पास जो है नेक्स्ट लैब से होना चाहिए। यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, और यहाँ पर एक वीडियो भी लिंक भी दिया हुआ है जो आपको हेल्प करेगा विद द डाउनलोडिंग प्रोसेस। सही है जी। तो प्रोटीएस आपके पास सबके पास होना चाहिए नेक्स्ट लैब के जरिए। मैं मल्टीसिम भी यूज कराऊंगा, पर प्रोटीएस भी होना चाहिए, प्रोटीएस भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है जी। तो जैसे मैं आपको ये कह रहा था कि ये सारी की सारी लैब जो है वो हार्डवेयर बेस्ड डिजाइन की गई थी, तो इसके टास्क भी वैसे ही डिजाइन किए गए। बट क्योंकि अब हम लैब सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, तो हम टास्क को थोड़ा बहुत चेंज करके अपने लिहाज से इसको हम लोग ऑल्टर करके और फिर जो है हम लोग लैब के टास्क परफॉर्म करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट डिवाइस है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या होती है? पावर सप्लाई मुझे पता है आप लोगों ने पहले यूज की भी है। पावर सप्लाई हम लोग क्यों यूज करते हैं? एनीवन?
वोल्टेज देने के लिए और जो भी करंट जो भी है होता है। वेरी गुड, वोल्टेज और करंट के लिए। डीसी वोल्टेज या एसी वोल्टेज? सर हम उस पर डिपेंड करता है, वैसे तो हम लोग एसी पर चलाते थे, डीसी पे चलाते थे, मगर वहाँ से एसी भी कर सकते थे। सही है। इन्होंने शारिक ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये शारिक ने ये कहा कि पावर सप्लाई जो होती है वो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक लैब इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सच एज ट्रांजिस्टर, डायोड्स, मॉसफेट, इनको वोल्टेज और करंट देने के लिए, क्योंकि देखें हमें कोई ना कोई चीज ऐसी भी चाहिए जो कि इन डिवाइसेस को पावर अप करे, समझ आ रही है, इनको एनर्जाइज करे। अगर इनको एनर्जाइज करना है तो आपको पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, पावर सप्लाई से हमने डीसी वोल्टेज वगैरह दे दिए, तो अब ये फंक्शन जनरेटर क्यों यूज कर रहे हैं? फंक्शन जनरेटर का क्या पर्पस है और ये क्या होता है फंक्शन जनरेटर? एनीवन, व्हाट इज अ फंक्शन जनरेटर? ये लिखा हुआ भी है आपके सामने, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अब जिस तरीके से हमने अभी बात की कि हम लोग मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज ट्रांजिस्टर, डायोड, मॉसफेट, इन पर काम करने जा रहे हैं इस लैब के अंदर, सो हमें इन डिवाइसेस को पावर अप भी करना है। पावर अप का दूसरा लफ्ज ये कि आपको इनको एनर्जाइज करना है। अब एनर्जाइज करने के लिए हमने ये पढ़ा कि जिस तरीके से शारिक ने बताया कि सर वी विल यूज अ पावर सप्लाई एंड वी विल सप्लाई वोल्टेजेस एंड करंट एंड प्राइमरीली डीसी वोल्टेजेस एंड डीसी करंट्स। ठीक है जी, तो मैंने उनका कहा कि भाई बिल्कुल सही जवाब है। बट डिस्पाइट यूजिंग अ पावर सप्लाई टू एनर्जाइज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, a function generator is also used in some cases। अब फंक्शन जनरेटर, जिस तरीके से इसका एक टाइटल है फंक्शन जनरेटर, जनरेटर क्या होता है? किसी भी चीज को जनरेट करना। और फंक्शन जनरेटर डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट वेव्स या डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट कर रहा है। आ रही बात समझ? तो डिफरेंट सिग्नल्स को जनरेट करने वाली कंपोनेंट को हम कहते हैं फंक्शन जनरेटर। फॉर एग्जांपल ये साइन वेव भी जनरेट कर सकता है, ये स्क्वायर वेव भी जनरेट कर सकता है, ट्राइंगुलर वेव भी जनरेट कर सकता है और सॉटूथ भी जनरेट कर सकता है। सही है। साथ ही साथ इन सारे के सारे सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड, इनका टाइम पीरियड, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी ड्यूटी साइकिल, ये सब कुछ मैं उस फंक्शन जनरेटर की मदद से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, अगर हम वो काम हार्डवेयर में नहीं कर रहे तो मैं आपके सामने सॉफ्टवेयर के अंदर, प्रोटीएस के अंदर ये सारी की सारी चीजें एक दफा आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी मसला है तो वो आपके सामने क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन और वर्बली समझा रहा हूँ। अभी आप लोग टेंशन नहीं ले, मैं आपको सॉफ्टवेयर पर भी ये सारी चीजें जो है वो करवाऊंगा, तो आप लोग जो है वो बेफिक्र हो जाए। ठीक है जी, तो हम लोगों ने ये बात देखनी कि फंक्शन जनरेटर भी होता है ना। फंक्शन जनरेटर बेसिकली जनरेट्स डिफरेंट नेचर ऑफ सिग्नल्स, और ये सिग्नल्स भी कभी कभार जो है वो आपको कंपोनेंट्स को देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट्स जो भी आप यूज करेंगे, इनको एनर्जाइज करने के लिए दो चीजें यूज होती है। कौन कौन सी दो चीजें यूज होती है, नाम बताइएगा। कंपोनेंट्स को अगर एनर्जाइज करना है तो मैं दो चीजें यूज कर रहा हूँ इस लैब के अंदर। कौन कौन सी अभी मैंने बताई है आपको, नाम बताएं उनके। फंक्शन जनरेटर और फंक्शन जनरेटर एंड पावर सप्लाई। वेरी गुड, ठीक है। ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एनर्जाइज करने के लिए यूज करेंगे हम इस आने वाली लैब्स के अंदर। आ गई बात समझ? अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप क्या करता है? यूज किया ऑसिलोस्कोप कभी? सर उससे वेव्स बनाते हैं। सर उससे वेव्स क्रिएट करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर से। क्लियर आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, कौन? थोड़ा जोर से बोलो। सर उससे वेव क्रिएट करते हैं ऑसिलोस्कोप से अच्छा, थोड़ा सा इसको हम किसी भी सर्किट के अंदर।
अच्छा, इसका थोड़ा सा हम सही करते हैं। वेव्स क्रिएट नहीं करता, वेव्स क्रिएट कर रहा है फंक्शन जनरेटर। जो ठीक है, सही कर देते हैं उसके अंदर हाँ, से जो टाइम भी पीरियड सिस्टम का को। आउटपुट रिस्पॉन्स है या ऑसिलोस्कोप बेसिकली ऐसी डिवाइस होती है जिस तरीके से मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर क्या कर रहा है, वोल्टेज देख रहा है, करंट देख रहा है और रेजिस्टेंस देख रहा है। इस तरीके से ऑसिलोस्कोप क्या कर रहा है, सिस्टम का आउटपुट चेक कर रहा होता है। सिस्टम का आउटपुट रिस्पॉन्स आप लोग ऑसिलोस्कोप पर चेक करते हैं। आ रही बात समझ? तो इसका मतलब ये है कि इनपुट देने के लिए आपके पास क्या क्या है, पावर सप्लाई और फंक्शन जनरेटर। आउटपुट चेक करने के लिए क्या क्या है, मल्टीमीटर एंड ऑसिलोस्कोप। तो अब हमने क्या किया, हमने इन इंस्ट्रूमेंट्स को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में। एक सिस्टम को एनर्जाइज कर रहे हैं, एक सिस्टम का रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं। तो ये हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक इनपुट दे रहा है, एक आउटपुट चेक कर रहा है। सही है, क्लियर हो गया? तो ये आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास कंपोनेंट्स है। एक आखिरी रह गया और नहीं बल्कि यही है। ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा, एक्सक्यूज मी, एक मुझे एक मिनट दीजिएगा। जी वापस आ गया हूँ मैं। सॉरी, थोड़ा सा एक काम आ गया था, सही गया था। अच्छा, तो ये हम लोगों ने मैं वापस रिज्यूम कर रहा हूँ, तो आप लोग भी सारे जो है अटेंटिव हो जाएं वापस से। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई जो हमारी लैब नंबर 1 है वो हमें क्या समझा रही है, वो हमें ये या हमें क्या बता रही है, वो हमें ये बता रही है कि आपकी जो आगे आने वाली जितनी भी लैब्स होंगी उसके अंदर जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं ना, वो कौन कौन से हैं। क्योंकि देखें, हर चीज को अगर आप देखें तो आपकी लैब में हर चीज इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डायोड्स की, ट्रांजिस्टर्स की, मॉसफेट्स की कैरेक्टरिस्टिक भी समझने, ठीक है, वो तो आपका एक एम है ही है। साथ ही साथ आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट्स है ना, जिस तरीके से अपना ऑसिलोस्कोप हो गया, फंक्शन जनरेटर हो गया, ये सारी चीजें भी यूज करना आनी चाहिए। अगर ये चीज आपको यूज करना नहीं आएगी
तो आप अपने डिवाइसेस को किस तरीके से एनालाइज करेंगे या किस तरीके से उनका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। समझ आ रही है बात। तो इसीलिए ये लैब नंबर 1 आपके लिए डिजाइन की गई है ताकि आप लोग जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट्स अपनी लैब में यूज करने जा रहे हैं ना, उनको आप एक दफा यहाँ पर यूज करके देखो कि किस तरीके से ये काम करती हैं। आ रही बात समझ। तो दिस इज द पर्पस ऑफ लैब नंबर 1, to get you all familiar with the electronic test equipment that you will be using in your further labs। सही, ये बात क्लियर है आप लोगों को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये एक प्री लैब सेक्शन जो है, इसके आंसर जो है वो हम डिस्कस करेंगे, बल्कि ये आपको खुद गूगल करके फिर आप लोग मुझे लेके आएंगे। ठीक है, ये आपका एक लैब का पार्ट है, तो ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्री लैब असाइनमेंट फॉर दिस लैब। अच्छा, अब होता ये टू रीड अ हैंड आउट ऑफ ऑसिलोस्कोप अवेलेबल एट द फोटोकॉपी शॉप। आफ्टर रीडिंग दैट ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अच्छा, क्योंकि अब सारा वो कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया कि हम लोग जाके एक हैंड आउट लें और फिर हम वो पढ़ें और फिर आप ये क्वेश्चन आंसर करें। तो इसका जो हैंड आउट है, जो आपको पढ़ के इन सवालात का जवाब देना है ना, तो वो हैंड आउट मैं आपके LMS पर अपलोड कर दूंगा। जब वो हैंड आउट अपलोड हो गया एक दफा, तो आप लोग वो पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ये क्वेश्चंस आप लोग आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन अ DC वोल्टेज इज अप्लाइड to vertical plates while sawtooth voltage is applied to horizontal plates of a scope। अच्छा, स्कोप में हम थोड़ा ऑसिलोस्कोप का थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें। ऑसिलोस्कोप में हमारे पास ना 2 एक्सेस होते हैं। एक मेरे पास होता है एक्स एक्सेस जो होता है टाइम एक्सेस, और एक मेरे पास होता है वाई एक्सेस जो होता है मेरे पास वोल्टेज एक्सेस। सही है, क्योंकि मेरे पास जो भी वेव है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रही है उसका वोल्टेज। सही है, तो इसीलिए मेरे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टाइम है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि वाई एक्सिस पे होता है वो मेरे पास क्या है? वोल्टेज है। तो मैं आपको हैंड आउट अपलोड कर दूंगा, तो उस लिहाज से आप लोग उसको पढ़ के और फिर इसके क्वेश्चंस को आंसर कर दीजिएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिंक एम्पलीफायर इन इंटीरियर सर्किटरी ऑफ अ स्कोप। तो ये सब चीजें जो है वो हैंड आउट में अवेलेबल होंगी, तो आप लोग वो पढ़ के और उसके बाद जो है वो इसको आंसर कर दीजिएगा। अच्छा, अब ये सारी की सारी चीजें जो है वो ज़ाहिर है अपना लैब के हवाले से होती है, क्योंकि इसमें आपको चीजें ऑन करना सिखा रहा है, तो मैं उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मैं आपको डायरेक्टली जो है वो सॉफ्टवेयर पे लेके जा रहा हूँ, और सॉफ्टवेयर में आपको मैं जिस तरीके से काम कराऊंगा फिर उस लिहाज से जो है वो आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ प्रोटीज के ऊपर। प्रोटीज 8 प्रोफेशनल के नाम से प्रोटीज 8 जो है, क्योंकि ये जो मैंने आपके LMS पर अपलोड किया है ये प्रोटीज 8 है, प्रोटीज का 8 वर्जन है। ठीक है, जब प्रोटीज पे आप लोग क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो है ना वो इस तरीके की आपके पास एक स्क्रीन सामने खुल के आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप लोग जाएंगे स्टार्ट पे जाकर न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है जी, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर आपने जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना है वो आप दे दें। मैं इसमें दे रहा हूँ FE फॉल 2020। ठीक है, इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद वो कह रहे हैं कि कौन सा आपको डिज़ाइन टेम्पलेट चाहिए, तो डिज़ाइन टेम्पलेट हम लोग ज़्यादातर लैंडस्केप A0 सेलेक्ट करते हैं, तो आप लोग भी लैंडस्केप A0 ही सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, इसको मैंने किया नेक्स्ट। उसके बाद आपको सब चीज़ों पे नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है, नेक्स्ट फिनिश। ठीक है, तो ये आपके पास एक स्क्रीन खुलकर आ गई जहां पर आप अपना जो भी डिज़ाइन है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमारा अभी जो लैब नंबर 1 है बहुत ही सिंपल सी लैब है, हमें फंक्शन जनरेटर का इस्तेमाल देखना है, हमें ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल देखना है, हमें पावर सप्लाई का इस्तेमाल देखना है, और हमें मल्टीमीटर का इस्तेमाल देखना है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ दैट इज अ फंक्शन जनरेटर। समझ आ रही है? फंक्शन जनरेटर का दूसरा नाम क्या होता है? सिग्नल जनरेटर भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास प्रोटीज के अंदर ना मल्टीपल ऑप्शंस है। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपके पास आपके लेफ्ट हैंड साइड पर
एक पूरा एक कॉलम नजर आ रहा है आपको जहां पर एक मुख्तलिफ चीजें आपके सामने जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको कोई सर्किट डिजाइन करना है जिसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे तो मैं आपको सारा, आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह हर लैब में मैं आपको जो सर्किट गिवन है मैं आपको सारी की सारी चीजें जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग मुझसे ईपी पढ़ चुके हैं तो आप लोग पता है कि मैं चीज़ों को टालता नहीं हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो करके दिखाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक सर्किट, एक एक रिजल्ट आपके सामने वेरीफाई होगा, उसके बाद आप लोग मुझे जो है वो हाथ क्या चीज़ें करके दिखाएंगे। समझ आ रही बात? जिस तरीके से हम ईपी में करते थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आप लोग बस ये कि बस इन टच रहेंगे और जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो सवाल का जवाब देंगे और अटेंटिव रहेंगे क्लास के अंदर। कोई ऐसा बच्चा नहीं कि सो रहा हो क्लास में या कुछ कर रहा हो, आप लोग अपने मतलब बिल्कुल समझें कि अटेंटिव रहना है आपको क्लास के अंदर। ठीक है, अच्छा अब पहली चीज अगर आप देखें तो इस कॉलम के अंदर यहां से लेकर इस लाइन से लेकर, ये लाइन नजर आ रही है ये वाली, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक अगर हम जाएं, इस लाइन से लेकर इस लाइन के दरमियान ये जितनी भी चीजें आ रही है ना, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं? इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट। इक्विपमेंट्स हमने तो 4 पढ़े हैं, बट दुनिया में बेशुमार इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन चारों के अलावा बहुत सारे, जब आप लोग फर्दर लेवल पर जाएंगे तो, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल समझे आपका प्राइमरी लेवल है इंजीनियरिंग का, जब आप और एडवांस करेंगे और चीज़ें पढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी नॉलेज इंक्रीज होती जाएगी। बट इस लम्हे इस एफई लैब की रिक्वायरमेंट ये है कि जो कंपोनेंट्स सच एज डायोड, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उनको एनालाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट आपको चाहिए, मतलब आपको यूज़ आपकी उंगलियों पे होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे, कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिंगर टिप्स पे अगर नहीं होगा तो ज़ाहिर है मसला करेगा, और अगर फिंगर टिप्स पे आपके नहीं है तो ये मेरे लिए एक समझेंगे मेरा फेलियर है। और मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं फेल हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है चीज़ें सीखें। ठीक है जी, तो हमने क्या देखा कि हमने देखा इस लाइन से लेकर इस लाइन तक जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट की मद में आ रही है। ठीक है, अच्छा पहली चीज़ है मल्टीमीटर्स की। क्या है? मल्टीमीटर। जिस तरीके से आप में से किसी ने कहा था, किसी खातून ने कहा था कि मल्टीमीटर जो है वो रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट तीनों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा इसमें प्रोटीएस में इशू ये है जो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोटीएस आपको एक मल्टीमीटर का एक कंबाइंड वर्जन नहीं देता, या आपको वोल्ट मीटर अलग देगा या आपको एम मीटर अलग देगा। ठीक है, तो इसीलिए मल्टीमीटर की हद तक अगर हम बात करें, सॉरी प्रोटीएस की हद तक अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर हमें वोल्टेज चाहिए तो हम लोग वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे, अगर हमें एमीटर चाहिए तो हम एमीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ तो मल्टीमीटर की सेंस पे कर रहे हैं, बट क्योंकि प्रोटीएस के अंदर वो ऑप्शन नहीं है कंबाइंड का, प्रोटीएस आपको अलग अलग करके दे रहा होता है। ठीक है जी, तो इसी कॉलम के अंदर मैं गया, किसके अंदर गया? इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। नजर आ रही है? तो ये सारी की सारी इंस्ट्रूमेंट्स वही हैं जो अभी हमने डिस्कस की, और इसके अलावा और बहुत सारी भी हैं। पहले क्या है आपके पास? ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो ये ऑसिलोस्कोप है, इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ लाके प्लेस किया, दिस इज माई ऑसिलोस्कोप। ठीक है, ऑसिलोस्कोप के अंदर मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं इसके अंदर। अच्छा, इस जो मैंने अभी ऑसिलोस्कोप आपके सामने प्लेस किया है, इसके अंदर कितने चैनल्स हैं? 4 चैनल सर। ठीक है, और चैनल्स क्या होते हैं? What do you mean by channels? सर 4 डिस्प्ले। वेरी गुड, शाबाश। शारिक ने सही कहा कि 4 चैनल से मतलब ये है कि आप बर वक्त एक ही वक्त में 4 डिफरेंट सिग्नल्स को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो गुड, तो ये आपके पास ऑसिलोस्कोप आ गया। ठीक है, ऑसिलोस्कोप के 4 चैनल्स हैं, और इसके ए चैनल है येलो कलर का, बी है ब्लू कलर का, सी है रेड कलर का, और डी है ग्रीन कलर का।
अच्छा, अब यहाँ पर अलग अलग वेव्स बनाई हुई, इसका ये मतलब नहीं कि ए पर से स्क्वायर वेव आएगी। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ऑसिलोस्कोप पर आप इन सारी के सारी वेव्स को एनालाइज कर सकते हैं। ऐसा कोई मकसद नहीं कि सिर्फ डी पर आप साइन वेव देख सकते हैं। साइन वेव आप किसी भी चैनल पर देख सकते हैं। बस ये समझाया गया है कि ऑसिलोस्कोप पर आप कोई भी वेव को एनालाइज कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ए पर आपसे स्क्वायर वेव देखेंगे या बी पर आपसे ट्रायंगुलर वेव देखेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गया ऑसिलोस्कोप के बाद डीसी वोल्ट मीटर आ गया। ठीक है, ये वोल्टेज यूज करता है, देखता है। फिर आ गया डीसी एमीटर आ गया। अच्छा, अब मेरा आपसे यहाँ पर एक सवाल है, ये वोल्ट मीटर वर्टिकल अलाइनमेंट में क्यों है और एम मीटर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्यों है? ऐसा कोई इसका जवाब मुझे कोई बता सकता है? जी सर, वो वोल्ट मीटर में ये होता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, सीरीज में करंट सेम होता है। तो वेरी गुड, एक्सेलेंट। इनका जवाब बिल्कुल 100% करेक्ट है। देखिए, सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, वो आपकी हेल्प के लिए बनाए गए। ठीक है, अब आप लोगों ने ये एलसीएम में पढ़ा है और ईपी की एक लैब में ये भी पढ़ा था कि वोल्टेज इज ऑलवेज मेजर्ड इन पैरेलल। ठीक है, जबकि करंट इज ऑलवेज मेजर्ड इन सीरीज। तो अगर आपको कोई चीज पैरेलल में मेजर करनी है तो उसकी अलाइनमेंट ऐसे होती है, और जब कोई चीज सीरीज से मेजर करनी है तो उसकी अलाइनमेंट ऐसी होती है। जस्ट टू समझने के लिए आपको बेसिकली बताया गया। और ये मैंने अभी चूज किया था डीसी वोल्ट मीटर और डीसी एम मीटर। अगर आपको एसी वोल्टेज और एसी करंट चेक करना है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से ये आ गया एसी वोल्टेज, ये आ गया एसी करंट। साथ ही साथ एक और चीज बताऊं, अगर फर्ज करें किसी एप्लीकेशन में करंट जो है ना वो बहुत कम फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जांपल मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में फ्लो कर रहा है, तो क्या आप वो करंट इस पर मेजर कर सकते हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई एप्लीकेशन है जिसका करंट जो है वो मिली या माइक्रो एम्पियर्स में फ्लो कर रहा है, तो क्या वो मिली और माइक्रो एम्पियर्स वाला करंट मैं इस एमीटर पर मेजर कर सकता हूँ या दिखा सकता हूँ? दिखा तो सकता हूँ मैं, बट इस वक्त दिखा सकता हूँ या नहीं दिखा सकता, ये बताइएगा। नहीं सर, इसमें सिर्फ एक से सिग्निफिकेंट का है, 0.8 का। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। इस वक्त मैं मिली या माइक्रो एम्पियर का करंट इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी मेरा एमीटर जो है ना वो एम्प्स में। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक कम करंट को शो करूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से जाके मैं डिस्प्ले की रेंज को वेरी कर सकता हूँ। डिस्प्ले की रेंज से मतलब ये है कि मैं इसको किलो एम्पियर या मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में भी चेंज कर सकता हूँ। फर्ज करें मेरा माइक्रो एम्पियर की जरूरत थी तो मैंने यहाँ से एम्प से माइक्रो एम्प्स किया और इसको मैंने कर दिया ओके। तो अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, माइक्रो एम्पियर। इसी तरीके से अगर मुझे इसको मिली एम्पियर करना है तो मैं यहाँ से इसको मिली भी कर सकता हूँ। आ रही बात समझ? तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन, आप इसकी रेंज भी चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ इसी तरीके से वोल्टेज की रेंज भी आप चेंज कर सकते हो। वोल्टेज को आप कम कर सकते हो, किलो वोल्ट्स में कर सकते हो या मिली वोल्ट्स में कर सकते हो या माइक्रो वोल्ट में कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आपको जिस नौयत का करंट या जिस नौयत का वोल्टेज मेजर करना है उस लिहाज से इन मल्टीमीटर की इस एमीटर की और इस वोल्ट मीटर की रेंज आप वेरी कर सकते हो। क्योंकि अगर हम बात करें मैनुअल जो हम लोग लैब में यूज करते हैं मल्टीमीटर, तो वहां पर भी रेंज चेंज करने का ऑप्शन आता है। समझ आ रही? तो उस रेंज को हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आ रही बात समझ? तो ये आपके पास ऑसिलोस्कोप आ गया, ये आपके पास आपके एमीटर आ गए और वोल्ट मीटर आ गए। अब रह गया सिग्नल जनरेटर। क्या रह गया? तो सिग्नल जनरेटर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, नजर आ रहा है? इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया, ये आ गया सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेटर क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर आप साइन वेव भी जनरेट कर सकते हैं, आप सॉटूथ भी जनरेट कर सकते हैं, आप ट्रायंगुलर वेव भी जनरेट कर सकते हैं और आप स्क्वायर वेव भी जनरेट कर सकते हैं। आ रही बात समझ? अच्छा, फर्स्ट करो
मैंने आपको ये टास्क दिया कि आपको एक 50 हर्ट्ज की साइन वेव जनरेट करनी है जिसका एम्पलीट्यूड है 5 वोल्ट्स। क्या है? जिसका एम्पलीट्यूड है 5 वोल्ट्स और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो अब अगर आपको ये टास्क करना है तो आप कैसे करोगे? अब मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, पहली बात ये है कि इस सिग्नल जनरेटर के अंदर ये 2 पिन्स दी हुई AM और FM, इसको अभी आप यूज नहीं करेंगे। अभी आप यूज करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को, ठीक है जी? पहली बात ये कि इस टर्मिनल मोड पर जाकर मैंने सेलेक्ट कर लिया ग्राउंड और मैंने इसकी नेगेटिव पार्ट को कर दिया ग्राउंड, ठीक है? ये ग्राउंड किया। अच्छा, अगर आपको कनेक्शन बनाना है तो कनेक्शन बनाने के लिए आपके पास यहाँ पर एक पेंसिल आ रही है, तो पेंसिल से आपने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया तो ये ग्राउंड हो गया। अच्छा, अब मेरा थोड़ा सा एक सवाल तो खैर नहीं है, एक बात ये बता रहा हूँ, जो आप लोगों ने लैब के अंदर जब LCA लैब कर रहे थे तो LCA लैब के अंदर ऑसिलोस्कोप यूज किए? LCA लैब में ऑसिलोस्कोप यूज किया है आप लोगों ने या नहीं किया? यस सर। किया है ना? तो मुझे ये बताओ कि हर प्रोब के जैसे अगर मैं एक प्रोब की बात कर रहा हूँ तो हर प्रोब में कितने कनेक्शंस होते हैं? 1 या 2? हर प्रोब में सर 2 होते हैं। हाँ, 2 होते हैं, क्योंकि एक ग्राउंड होता है और एक आपका सिग्नल होता है, ठीक है? बट प्रोटियस के ऑसिलोस्कोप में ऐसा कोई कहानी नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अगर मैं चैनल A की बात कर रहा हूँ ना तो इसमें सिर्फ एक ही कनेक्शन है जो कि मैं आगे कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि इसके अंदर ग्राउंड भी है, ये ऑलरेडी इंटरनली ग्राउंडेड होता है, तो इसलिए आपको अलग से ग्राउंड देने की ऑसिलोस्कोप को जरूरत नहीं होती। प्रोटियस के ऑसिलोस्कोप में जो सिग्नल आपको जहां भी देखना है बस इसको आप वहां से कनेक्ट कर दो, ये खुद ही बता देगा, आपको ग्राउंड करने की जरूरत नहीं है इसको। आगे बात समझ। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ, ठीक है जी? मैंने कर दिया। अच्छा, इस पे मैं करता हूँ डबल क्लिक, ठीक है जी? अच्छा, अब इसमें मुझे एक मिनट। अच्छा, इसको मैं करता हूँ, यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं इसको यहाँ से करूँगा रन, ठीक है? रन किया मैंने इसको। तो अब देखें गौर से, ये वाली जो मैं विंडो है अभी जो आपके सामने मूव कर रहा हूँ, ये है फंक्शन जनरेटर या सिग्नल जनरेटर। ये है ऑसिलोस्कोप, ये है सिग्नल जनरेटर, ये है ऑसिलोस्कोप। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? मैंने आपको ये कहा था कि मुझे एक साइन वेव जनरेट करनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50 हर्ट्ज और 5 वोल्ट इसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है जी? पहले मैंने क्या किया, अच्छा मैं यहाँ से इधर अगर गौर से आप देखें, वेव फॉर्म चेंज करके मैं वेव की शेप को चेंज कर सकता हूँ। मुझे क्या जनरेट करना है? मुझे करनी है साइन वेव, तो मैं साइन वेव पर ऑलरेडी हूँ। एम्पलीट्यूड कितना होगा? 5 वोल्ट्स। इसको मैंने कर दिया 5 वोल्ट्स। 4.6 पर देखें, यहाँ 4.6 आया हुआ है, इसको मुझे 5 करना है, 5 हो गया है। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए? 50 हर्ट्ज। तो ये मेरे पास 51 50 एक ही बात है। तो अब देखें, मैंने सिग्नल जनरेटर कनेक्ट किया था चैनल A पर, तो मेरे पास सिर्फ चैनल A पर एक साइन वेव आ रही है। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि इसको साइन वेव को थोड़ा और अच्छी तरीके से देखें तो इसकी वोल्ट्स पर डिवीजन और टाइम पर डिवीजन को आप वेरी कर सकते हैं। ये जो चैनल A के अंदर एक चीज आ रही है ना, यहाँ से आप वोल्ट पर डिवीजन वेरी कर सकते हैं। अगर मैं इसको कम करूंगा तो ये और कम हो गया, सॉरी, अगर मैं वोल्ट्स पर डिवीजन को और बढ़ाऊंगा तो ये और सही तरीके से आपके सामने आ रही है, ठीक है? यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो।
यहां से आप टाइम पर डिवीजन को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां से आप टाइम पर डिवीजन चेंज करते हैं, यहां से आप वोल्ट पर डिवीजन चेंज करते हैं, और यहां से इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। सही है? अच्छा, ये अगर मैं इसको डीसी कर दूंगा, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया तो ये बंद हो गया, ऑफ कर दिया तो ये बंद हो गया। मुझे इसको किस पे करना है? एसी पे करना है। क्लियर है? तो ये बेसिकली आपके इस तरीके से जो है सिग्नल जनरेटर और इस तरीके से ऑसिलोस्कोप हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज में किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछ ले। इसमें कोई मसला है में कर जी? क्यों नहीं चल रहा है? हम्म, डीसी के ऊपर आउटपुट नहीं दे रहा। डीसी पे आउटपुट क्या कह रहे हो? ये डीसी पे आउटपुट नहीं दे रहा, हालांकि मल्टीसिम वाला तो डीसी पे हम लेते थे उसके ऊपर ना। तो आप इसको डीसी पे कर लो, कोई मसला थोड़ी है। डीसी पे भी आउटपुट दे रहा है ये तो। दे रहे हैं। जिस तरीके से आपकी लैब के अंदर ऑसिलोस्कोप होता था ना, तो उस पे आप चेक करते हो कि आपका एसी पे या डीसी पे आउटपुट आ रहा है। तो ये बेसिकली एसी या डीसी होता ये है कि आप अपने चैनल को किस तरह का सिग्नल जो है वो किस टाइप का सिग्नल आप इसको दे सकते हैं। तो अगर मैं डीसी पे कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ एसी सिग्नल दे सकते हो, ठीक है? तो मर्जी आप इसको एसी करो डीसी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ग्राउंड मत कर देना। अगर ग्राउंड कर दिया तो ये 0 वोल्ट पे आ गया। सही है? तो इसको आप या तो एसी दे सकते हैं या डीसी दे दो, कोई इस पे ज्यादा मसला नहीं है इसमें। सही है? इसके अलावा अगर आपको कोई वेव फॉर्म चेंज करनी है, वेव फॉर्म से मुराद है कि अगर शेप चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये ट्रायंगुलर वेव बन गई, ये सॉटूथ बन गई, ये स्क्वायर वेव बन गई, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा ये आपके पास यूनिपोलर और बायपोलर बन गई। अच्छा, यूनिपोलर में और बायपोलर में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिपोलर एंड बायपोलर? कोई मुझे बता सकता है? एम्पलीट्यूड 1 का रखा है मैंने। एम्पलीट्यूड की बेटा ये रेंज है, राना अजहर अब्बास, ये रेंज है इसकी। देखो, रेंज से मुराद ये है कि अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा तो मैंने यहाँ पे क्या रखा? 5 वोल्ट्स। अगर मैं इसको 0.1 करूंगा तो यहाँ पर ये 0.5 हो जाएगा। हो गया? तो ये छोटी बन गई, तो मुझे इसको यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा। आई बात समझता हूँ? इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसकी रेंज को आप 1 ही रखो ताकि आपका जो भी वोल्टेज है वो 1 मल्टीप्लाई बाय दैट सेट हो जाए। ये बेसिकली आपका वोल्ट्स पर डिवीजन सेट कर रहा है यहाँ पर, या उसकी एक रेंज सेट कर रहा है। समझ आ रही बात? अगर जैसे फर्ज करो मैंने यहाँ पर रखा, अभी मैंने क्या रखा हुआ है? 10 रखा हुआ है इसको, फ्रीक्वेंसी को। तो मैंने इसको यहाँ पर 5 सेट किया, तो 5 × 10 क्या हो गया? 50। अगर मैं इसको 1 रख दूंगा ना तो ये हो जाएगा 5 हर्ट्ज। आई बात समझ? अगर मैं इसको 10 रखूंगा तो ये उस रेंज से मल्टीप्लाई करके मुझे फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेट करके दे रहा है। आई बात समझ? ठीक है, तो आई होप कि आपको सिग्नल जनरेटर और ऑसिलोस्कोप, आप इंशाल्लाह और प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको और अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है? बाकी मैं अगर आपको कोई ट्यूटोरियल वगैरह चाहिए तो मैं आपको ऐप के LMS पर अपलोड भी कर दूंगा कि किस तरीके से ऑसिलोस्कोप और सिग्नल जनरेटर आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो ये तो बात हो गई आपकी ऑसिलोस्कोप की और सिग्नल जनरेटर की, बट हमें मल्टीमीटर भी यूज करना है। तो अब हम मल्टीमीटर की तरफ जा रहे हैं, या मल्टीमीटर की कह रहा हूँ, वोल्ट मीटर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है? इसको मैंने बंद कर दिया। यहाँ से बंद करने के बाद सर्किट को स्टॉप करना लाजमी है। अगर स्टॉप नहीं करेंगे तो आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते सर्किट में। ठीक है भाई? अच्छा, अब मैं एक सिंपल सा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। क्या बनाने जा रहा हूँ? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। अच्छा, अब मुझे चाहिए 2 रेजिस्टर। रेजिस्टर के लिए गौर से देखो, मैं यहाँ पर जाऊंगा कंपोनेंट मोड के अंदर। किस में जाऊंगा? कंपोनेंट मोड। इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने क्लिक किया P पर। ठीक है? तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा रेजिस्टर
RESISTOR। तो ये मेरे पास रजिस्टर आ गया, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके, ठीक है। एक ये रहा, एक ये रहा, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे इस सर्किट को डीसी वोल्टेज देना है, तो मैं डीसी वोल्टेज के लिए क्या यूज करता हूँ, बैटरी। बैटरी भी यहीं से आएगा। कंपोनेंट मोड में गए, पी पर गया, यहाँ मैंने लिखा बैटरी, ठीक है। तो ये आपके पास बैटरी आ गई। बैटरी यूज कर सकते हो, सेल भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है। मैं सेल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट किया यहाँ से, इसको मैंने कनेक्ट किया यहाँ से, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ से। बैटरी आप ले लो 12 वोल्ट की, ठीक है जी। अच्छा, ग्राउंड नहीं किया अभी, मैंने ग्राउंड करता हूँ। ग्राउंड के लिए टर्मिनल, ग्राउंड लेने के लिए टर्मिनल मोड, ग्राउंड, ठीक है जी। तो अब मुझे क्या करना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप चेक करूं। क्या चेक करूं, वोल्टेज ड्रॉप। अच्छा, डीसी वोल्ट मीटर यूज करूंगा या एसी वोल्ट मीटर? डीसी वोल्ट मीटर या एसी वोल्ट मीटर? आप लोग प्लीज अपने माइक्स, हाँ लिख तो रहे हैं, बट माइक्स अनम्यूट करके भी जवाब दें, ताकि मुझे पता चले कि क्लास में कौन सो रहा है, कौन उठा हुआ है। आप लोग इस बार इतने इंटरैक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करे क्लास में जिस तरीके से आप लोग पहले करते थे। क्या मसला है? क्या जूम फर्स्ट टाइम यूज कर इसलिए समझ नहीं आ रहा? मैंने तो, आप लोग, मुझे याद है काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करते थे क्लास में। सर वो कोर्स ही ऐसा था। अच्छा, सही। अच्छा, पहली बात ये कि मुझे यूज करना है डीसी वोल्ट मीटर, और डीसी वोल्ट मीटर की रेंज मैंने पहले मिली वोल्ट्स पे सेट की थी, बट मैं जब उसको 12 वोल्ट्स दे रहा हूँ तो दिस इज नॉट मिली वोल्ट्स, तो मैं इसको वापस इसकी रेंज वोल्ट्स पे ले जाता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ओके करके, अच्छा, वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में। तो एक को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। अच्छा, इसको मैं कॉपी करके एक और ले आता हूँ इसको, तो एक मिनट ले आओ, ठीक है जी। इसको मैंने कनेक्ट किया यहाँ से पैरेलल में, इसको मैंने कनेक्ट किया यहाँ पर। इसको थोड़ा सा आप रोटेट कर लो, ठीक है। इसमें कोई नया काम नहीं है, सारा आप लोग पहले कर चुके हो। मैं सिर्फ आपको एक चीज चलाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सर्किट को रन करने से पहले ये पूछना चाह रहा हूँ, कितने वोल्ट्स ड्रॉप होंगे दोनों पे? कितने वोल्ट शो करेगा ये वोल्ट मीटर? एनीवन? 12 वोल्ट की बैटरी है, 10K के दो रेजिस्टर हैं, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा होगा दोनों पे? 12 आ रहा होगा, 12 आ रहा होगा। कौन है भैया? 12 से कम आ रहा होगा। नहीं, कितना आएगा एग्जैक्ट बताओ। दो रेजिस्टर है, सेम वैल्यू है, 12 वोल्ट आ दे रहा दो। होगा, 6। हाँ, कितना आएगा? 6। मैं रन करता हूँ, कितना ड्रॉप आ रहा है? यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने पैरेलल में जो है वो वोल्टेज निकाल लिया। अच्छा, मैं इसको वापस स्टॉप करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं करंट भी निकालूं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? यार R। तो अगर मुझे अपने दिमाग में कैलकुलेशन करनी है और I निकालना है, तो I बराबर होगा V अपॉन R। कितना होगा, 10K या 20K? 20 के सर। 20K। अच्छा,
करंट जो है, अच्छा ये मुझे पहले तो ये बात बताओ कि करंट अगर मैं एमीटर यहाँ पे प्लेस करूं और अगर मैं एमीटर यहाँ प्लेस करूं, क्या दोनों में करंट सेम आएगा? जी सर सेम आएगा क्यों? सर, सीरीज में है ना। सीरीज में है ना, करंट सेम होता है। गुड, ठीक है। तो सीरीज मतलब करंट सेम आएगा। तो मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। इसकी रेंज में इसको मिली एम्पेयर ही रहने देते हैं अभी, क्योंकि करंट मिलीज में ही आएगा। इसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। अच्छा एक और मैं ले लेता हूँ डीसी एमीटर, ठीक है। इसको मैं इसकी रेंज चेंज करूँ, इसको मैंने कर दिया मिली एम्पेयर। इसको मैंने यहाँ से कितना आ रहा है 0.6 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो आपका करंट अगर आप कैलकुलेट भी करो तो 12/20 के, अभी आपके सामने करते हैं इसको। 12 डिवाइडेड बाय 20,000 कितना आएगा? 0.0006, दैट इज 0.6 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। तो ये करंट आपके पास जो है वो फ्लो कर रहा है। अगर आप चाहें तो इसकी रेंज आप माइक्रो में कर सकते हो। माइक्रो एम्पेयर करोगे तो और बेहतर आ जाएगा। माइक्रो एम्पेयर किया, ओके किया, इसको मैंने किया माइक्रो एम्पियर्स, ओके किया। तो अब इसका कितना आएगा? अब आ रहा है 600 माइक्रो एम्पेयर आपका करंट है। अच्छा अगर आपने इसकी रेंज सही नहीं की और आपने इसको कर दिया एम्पेयर, इसको भी एम्पेयर किया, इसको भी एम्पेयर किया, तो अब आपके पास करंट जो है ना इस पे 0 शो कर रहा है। अब आप सोच लो कि भाई मैं करंट तो गुजर रहा है सर्किट में, बट यहाँ पे तो 0 आ रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना, आपको ये चेक करना है कि आपने रेंज सही सेट की है या नहीं की। क्योंकि अगर रेंज इसमें सही सेट नहीं होगी ना तो ये करंट कभी भी शो नहीं करेगा। अब आपको पता है कि यार मेरे पास करंट बहुत छोटा आना है, और अगर रेंज मैंने यहाँ पर एम्पियर में की हुई है इसकी, करंट तो कभी भी नहीं आएगा यहाँ पर। तो इसीलिए रेंज इसकी आपको उस लिहाज से सेट करनी है जिस मैग्नीट्यूड का करंट आपके सर्किट में से गुजर रहा है। अगर ज्यादा करंट गुजर रहा है तो एम्पियर में रहने दो, अगर कम करंट गुजर रहा है तो देन मिली, अगर और कम गुजर रहा है तो देन माइक्रो। ये स्टेप क्लियर हुआ सबको? ये चीज समझ आई? Yes, sir. सही है। इसी तरीके से आपको वोल्ट मीटर की भी रेंज आप चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। आप अपनी वोल्ट मीटर और एमीटर की रेंजेस को वेरी करके चेंज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये बेसिकली ये चीज थी। अच्छा आखिरी चीज रह गई पावर सप्लाई। पावर सप्लाई बेसिकली क्या होती है? पावर सप्लाई डीसी वोल्टेज आप सप्लाई करते हो तो आपके पास 3-4 ऑप्शन है। या तो आप कंपोनेंट मोड पर जाकर एक सेल, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर सेल यूज किया ना, आप यहाँ पर सेल यूज कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि जनरेटर मोड पर जाकर यहाँ पर डीसी पल्स भी जनरेट कर सकते हैं। समझ आ रही बात? उसमें फिर क्या होगा? ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया। आप ऐसे सेल यूज करना, सेल बेहतर है आप लोगों के लिए, सेल आपको समझ बेहतर आएगा तो आप सेल यूज करना। इसको वैसे समझा रहा हूँ। हाँ 0.6 मेगा एम्पियर नहीं है, 0.6 मिली एम्पियर है। उसामा बशीर एक मिनट। अच्छा इसमें कुछ मसला है अभी।
ठीक है, आप लोग सेल यूज़ करना, सेल बेहतर है आप लोगों के लिए। ठीक है जी। तो ये बेसिकली कुछ एप्लीकेशंस थी जिसपे हम लोगों ने सिग्नल जनरेटर, सेल या बैटरी और इसके, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम लैब नंबर 1। अब कोई किसी का सवाल है तो मुझसे पूछ ले, कोई क्वेरी है, कोई मसला है तो पूछ ले। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। सर मैं जब प्रोटीएस यूज करती हूँ तो प्रोटीएस में हम लोग जो ये सिलेक्ट करते हैं रजिस्टर या डिवाइसेस जो सिलेक्ट करते हैं, मैं जब वो सिलेक्ट करने पे जाती हूँ तो मेरे पास कैटेगरीज में पहले तो डिवाइस की कैटेगरी आ रही होती है, फिर उसके बाद उसकी सब कैटेगरी भी आ रही होती है, सब कैटेगरी में भी सब कैटेगरी आ रही होती है। तो मुझे समझ में नहीं आता हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जो आप लोग करते हैं, आप लोग के पास उसमें सब कैटेगरीज वाला उसमें तो कुछ भी नहीं आता। अच्छा, उसका तरीका ये होता है, पहले आप यहाँ पे जाती हैं कंपोनेंट मोड पर, जी यहाँ पर आप गई, इसके बाद मैंने क्लिक किया। फर्स्ट करें अगर किसी और उस पे आप कह रही हैं, ये इस तरीके से कुछ आ रहा होता है आपके पास में। एक मिनट रुके, दिखाता हूँ। जी, ये जो इसके नीचे एक सब कैटेगरी का पोर्शन आ रहा है उसी में। मिनट, इधर गई आप और आपने इस पे क्लिक किया। अच्छा, आप कह रही हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ होता है आपके पास। जी, यहाँ पर भी डिवाइसेस के नाम आ रहे होते हैं और दोनों तरफ जब तक उनमें से भी सिलेक्ट नहीं करूँ तब तक मेरे पास डिवाइस सिलेक्ट ही नहीं होती है। मतलब मैं कौन सी डिवाइस, सिंपल रजिस्टर भी अगर मैं करना चाहूँ सिलेक्ट तो उसमें भी सब कैटेगरी और उसकी भी कैटेगरी आ रही होती है। एक काम कीजिएगा, आप व्हाट्सएप पे ना जो मुझे इसकी वीडियो बना के सेंड कीजिएगा। मतलब आप वीडियो बनाइएगा और हमें दिखाइएगा कि मैंने कंपोनेंट सेलेक्ट किया तो मेरा ये मसला आ रहा है, मैं देख के फिर आपको हेल्प कर दूंगा उसमें। ठीक है। ओके सर, सही है। और किसी को कोई सवाल है? इसके बाद मैं आपको टास्क समझा दूंगा, अटेंडेंस लेके मैं खत्म करूंगा। ठीक है। टास्क कुछ भी नहीं है, पहला सिर्फ 2 टास्क इसके मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी काफी टास्क थे, बट क्योंकि हम इसको अपने लिहाज से चेंज कर रहे हैं, तो पहला टास्क जो मैं आपकी इस पे वर्ड फाइल पे लिख दूँ ताकि आप लोग जो है उसको कर सकें। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है जी। पहला सवाल आपका ये है कि आपको एक साइन वेव और एक साइनसॉइडल वेव, एक स्क्वायर वेव जनरेट करनी है। टाइम पीरियड इसका 20 मिली सेकेंड है और एम्पलीट्यूड इसका 50 वोल्ट है।
जी माहिन बोले। सर मेरे पास प्रोटीज पहले चल जाता था, लेकिन अब चलाती हूँ ना तो उसमें नो लाइब्रेरीज फाउंड आते हैं, कुछ भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल, वो उसमें वो आप वीडियो देखें ना, उसमें मैंने दूसरी वीडियो अपलोड की है ना, उसी उसी लिए वो, ठीक है, लाइब्रेरीज का इशू आता है उसमें। तो आप वो वीडियो चेक करें, वो वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है सारा, किस तरीके से लाइब्रेरी से आप डाउनलोड करेंगी, तो वो हो जाएगी उससे। तब भी ना हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक। अब मुश्तबा आपका सवाल है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी, अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली नहीं गिवन है, यहाँ पर आपको टाइम पीरियड दे दिया, तो उससे फ्रीक्वेंसी भी नहीं निकाल सकते क्या? अगर टाइम पीरियड गिवन है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? कोई बता सकता है मुझे? Sir, 1 upon सर L. 1 रेसिप्रोकल upon T, sir. Frequencies. बिल्कुल, तो टाइम पीरियड मैंने दे दिया, फ्रीक्वेंसी आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा और उसके बाद पुट कर दीजिएगा। सिंपल, कुछ भी तो नहीं है इसमें, क्या मसला है? ठीक है जी, तो ये आपका पहला सवाल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने किया है इस पे, तो ये आप लोग जो है अपने अल्फाज में लिखिएगा। ठीक है जी, आखिरी सवाल रह गया। सर जी टाइम को बोले। सेकंड्स में कन्वर्ट करके फिर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। बिल्कुल, ओके। 20 मिली सेकेंड है ना, तो 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 1/20 एक्सपोनेंट -3। वो तो 0.02 सेकंड हो जाएगा ना। नहीं, क्या हो गया? देखें इधर, देखें, 1 डिवाइडेड बाय, हाँ बिल्कुल, 0.02। मैं डायरेक्ट वो 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की इक्विवेलेंट है ये। सेकंड हो जाएगा और उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी आएगी। हम्म। हाँ, काशान अपना हैंड रेस कर रहे थे, काशान बोले। बोलो काशान। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं सर्किट आपके सामने एक बना रहा हूँ, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। उसमें से क्या करना है मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा,
ठीक है जी, आपके सामने एक सर्किट बन गया। इसका वो है आगे बात समझ। ये आपके सामने एक सर्किट बना दिया, आपको कैलकुलेशन भी शो करनी है, साथ साथ डीसी एमीटर और डीसी वोल्ट मीटर यूज करते हुए हर रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो दिखाना है, और हर रजिस्टर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो भी दिखाना है। ठीक है, समझ आ गई बात क्या करना है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, समझ आ sir. गई? तो ये आपका लैब नंबर 1 के पोस्ट लैब टास्क है। ये मैं LMS पर भी अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग के रिकॉर्ड में रहे कि ये टास्क हमें करने हैं। सर, जी ये कैलकुलेशन रिटन शो करनी है। रिटर्न बिल्कुल रिटर्न करनी है, बिल्कुल करनी है। हाँ, वीडियो सारी वीडियो LMS पर अपलोड कर दूंगा मैं। इसके वीडियो वाले जो लिंक है ना वो आपसे मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग LMS पर फिर आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। तो वीडियो का परेशान मत हो, वीडियो मैं सारी अपलोड करता हूँ। ठीक है, अब कोई सवाल नहीं है तो मैं अब अपना अटेंडेंस लेने जा रहा हूँ आप लोग वापस रीचेक करने के लिए, ताकि और बाकी वो जो प्री लैब टास्क है, प्री लैब टास्क के लिए मैं ऑसिलोस्कोप का एक हैंड आउट भी अपलोड कर दूंगा, फिर आप लोग वो पढ़ के और वो जो 2 सवाल हैं वो भी आप कर लीजिएगा। तो ऑल इन ऑल वो 2 सवाल सॉल्व करने हैं और ये 3 सवाल सॉल्व करने हैं। 5 सवाल हैं टोटल लैब नंबर 1 को मार्क करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग अपने जहन में रखिएगा। And sir, submissions Friday तक. हाँ, नेक्स्ट फ्राइडे तक का टाइम है। Thank you, sir. ठीक है, अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ वापस, फिर आप लोग जा सकते हैं। मोहम्मद सादेन, साद के प्रोनाउंस कैसे करते हैं? सादेन या साद, क्या किस तरीके से करेंगे? सर सादेन। सादेन, ठीक है। अनस महमूद प्रेजेंट है, एब्सेंट है, चले गए? प्रेजेंट सर। मेहरान अब्बासी भी बीच में मेरे ख्याल से आया था। शारिक भी है। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। यस सर, प्रेजेंट सर। ठीक है, ठीक है। सादिया, Present, sir. हसनैन शाहिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आमिर है? हाँ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन है? रमशा, Present, sir. नाज बिन शफीक थे ये भी मेरे ख्याल से। अब्दुल वहाब है, ठीक है। प्रेजेंट सर। दानियाल सिद्दीकी नहीं है? दानियाल सिद्दीकी ये नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कौन है? मुइज अली, ये भी नहीं है। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली थे? मोहम्मद अली, हाँ मोहम्मद अली है, ठीक है। उसामा अफजल, उसामा अफजल मेरे ख्याल से नहीं है। सुहाना, यस सर। तंजील, यस सर। वाहम, मुश्तबा, प्रेजेंट। यस सर, राना, मुस्तफा। रत्ना भी है,
उस वक्त है। प्रेजेंट सर। प्रशांत भी था मेरे ख्याल से। प्रशांत चला गया। हाँ है, बल्कि है, सॉरी। शुमाइला। यस सर। माहीन। Yes, माहीन भी sir. थी। अनीबा नहीं आई। सही है, ठीक है। तो ये आपकी सर उनका लैब। नेट इशू है। अच्छा, नेट इशू है, चलो ठीक है। फिर उनको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, उनको बताइएगा कि मुझसे फिर बता दें, मुझे बता दिया करें। ओके सर। ठीक है, तो फिर ये सर आपकी। दानियाल का भी नेट इशू चल रहा है सर। और दानियाल, लाइट नहीं है कहीं पर। ठीक है। और कोई है जिसका नेट इशू है? बताया हो किसी ने? मोइस ने बताया या उसामा जी अफजल सर, ने बताया? अभी आया था मैसेज। हम्म? मुइस एक बंदा बोले। मुइस का नेट इशू है सर। कोई प्रेजेंट ही करता, इस बेचारे की क्या गलती है। ठीक है, तो ये आपकी लैब नंबर 1 थी। आपकी इसका जो लिंक है वो भी शेयर कर दूंगा, और ये पोस्ट लैब भी अपलोड कर रहा हूँ, और लैब नंबर 1 की प्री लैब के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है, क्लियर है। व्हाट्सएप ग्रुप होता तो। व्हाट्सएप ग्रुप अच्छा बनाना है? यस सर, बना दें, बेहतर होगा। बना लो, फिर तुम लोग खुद ही बना लो, मुझे ऐड कर देना उसमें। सही है, खुद ही एडमिन नहीं बनाना मुझे, खुद ही बन जाना एडमिन, मुझे ऐड कर दो बस ग्रुप में। ओके सर। सही है, तो तो बस शारिक बना लेगा। बना लो। वैसे मैं इस सेमेस्टर जो है ना, वो आपसे जो मुझे जो भी अनाउंसमेंट करनी है ना, वो मैं एसएमएस के जरिए करूंगा। कल रात को भी एसएमएस आया होगा, कल शाम में आया था या नहीं आया था? यस सर, आया था। हाँ, तो वो एसएमएस जी में सर, मैंने आया था। मैसेज आया था।